लास्ट क्लास हम लोगों ने जो सेल वाले टॉपिक पे किया था उसमें बेसिकली हमने पढ़ा क्या था कि सेल की जो डिस्कवरी है वो किस तरीके से हुई और ये पर्टिकुलर डिस्कवरी कैसे कैसे आगे बढ़ी, है ना। यही तो काम किया था हम लोगों ने। तो आज की क्लास में हम लोगों को सेल के कुछ बेसिक फंडामेंटल बातचीतों के बारे में बातचीत करनी है। कैसा होता है जब भी आप कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हो, कोई भी अगर आप एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हो तो उस पर्टिकुलर नए टॉपिक में कुछ ऐसी बातचीत होती हैं जिन्हें आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप उन पर्टिकुलर बातचीत को नहीं पढ़ो, ठीक है, डायरेक्ट आप टॉपिक्स में आगे चले जाओ तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है टाइप, राइट। तो इसीलिए हम लोगों को अभी जो टॉपिक पढ़ना है, सबसे फंडामेंटल टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब आप इसको चाहो तो सेल मेम्ब्रेन आप इसका नाम रखो, या अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रख सकते हो। दोनों ही एक ही चीज़ का मतलब है। तो आगे कुछ भी बायोलॉजी में पढ़ने से पहले सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए। जब हमको ये पता चलेगा कि अच्छा ये फलानी चीज़ को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या इस फलानी चीज़ को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना, तो हम लोग कैसा है आगे की पढ़ाई जब करेंगे, स्पेशली जब मैं तुम्हें यूकार्योटिक सेल और प्रोकार्योटिक सेल के बीच का डिफरेंस बता रही होंगी, तब तुमको कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगी। बराबर। अच्छा, अब जैसे कि मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि किसी भी चीज़ की जो डिस्कवरी होती है वो डिस्कवरी अचानक से नहीं हो जाती कि अच्छा आज उठे सुबह और डिस्कवरी होगी, राइट। ऐसा नहीं होता। अगर किसी भी चीज़ की डिस्कवरी होती है तो उस डिस्कवरी के लिए लगता है वक्त। मतलब हो सकता है कि आज कुछ और डिस्कवर हुआ हो सकता है कुछ और उस कुछ समय बाद डिस्कवर हुआ हो, राइट। ये ऐसा चलता है। तो एक्चुअली में जब हम लोग ये बात करते हैं कि सेल की डिस्कवरी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के नीचे विजुअलाइज किया था, है ना। वो पहली बार वो दौर था जब एक्चुअली में सेल की डिस्कवरी एक्चुअली हुई थी। तो उसी समय जब पहली बार रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क को कॉर्क की स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उनको कुछ हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। उन्होंने कहा कि अच्छा ये जो एक हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर है, इस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मैं क्या कहूँगा, इस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मैं सेल कहूँगा। और ये जो उनको दिखा, ये जो पर्टिकुलर चीज़ दिखी, ये जो बाउंड्री दिखी, इस पर्टिकुलर बाउंड्री को उन्होंने क्या नाम दे दिया, उन्होंने इस पर्टिकुलर बाउंड्री को क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। कि अच्छा ये जो है पर्टिकुलर बाउंड्री, इस पर्टिकुलर बाउंड्री को हम लोग नाम दे देते हैं सेल वॉल। इसको क्या नाम दे देते हैं, सेल वॉल। तो जो किसी भी रूम की जो बाउंड्री होती है ना, दैट बाउंड्री इज बेसिकली नोन एज सेल वॉल, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हारे कमरे ईंटों से बने हैं तो तुम उसको सिर्फ ये कह देते हो वॉल्स। अब क्योंकि वो पर्टिकुलर वॉल्स काई की हैं, वो जो बाउंड्री है उन्हीं बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्स कहते हैं। अब क्योंकि ये पर्टिकुलर वॉल्स हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये पर्टिकुलर वॉल हम सेल के टॉपिक में पढ़ रहे हैं, तो इन्हीं वॉल्स को हम लोग क्या कहते हैं, आपका सेल वॉल कहते हैं। इसी पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहते हैं, सेल वॉल, या फिर इसे कहा जाता है मेम्ब्रेन। खैर थोड़ा सा अगर आप एनिमल सेल और प्लांट सेल को पढ़ोगे तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में एक छोटू सा डिफरेंस होता है, बट द बाउंड्री इज बेसिकली नोन एज मेम्ब्रेन और इट इज़ नोन एज अ वॉल, ठीक है। द बाउंड्री इज बेसिकली नोन एज सेल मेम्ब्रेन एंड नोन एज व्हाट, सेल वॉल। उसको हम लोग बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब फ़िलहाल ये तो समझ में आ चुका है कि सेल वॉल आखिर है क्या, ये समझ में आ गया है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। इट इज़ नथिंग बट जस्ट अ बाउंड्री। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये सेल वॉल नामक ये जो टॉपिक होता है ना, कहने को तो दोनों बाउंड्रीज ही हैं, बट ये जो सेल वॉल नामक टॉपिक होता है, ये पर्टिकुलर सेल वॉल आपको सिर्फ और सिर्फ किस में मिलती है, प्लांट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। आपको किस में देखने को मिलती है, प्लांट्स में देखने को मिलती है, बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलती है, ठीक है।
ठीक है, और उसके अलावा आपको किस में देखने को मिलती है, फंजाई में देखने को मिलती है। ये सिर्फ इन्हीं लोगों में देखने को मिलती है। अब सेल वॉल होती कैसा है, देखो अंदर कुछ तो होगा जिस चीज़ की आप बाउंड्री बना रहे हो। देखो बाउंड्री हमेशा क्या बनाते हैं, किसी चीज़ को घेरने के लिए बनाते हैं कि हाँ ये मेरी जगह है, तो उस बाउंड्री के अंदर कुछ तो होगा। फिलहाल अभी कुछ तो में मत जाओ, तो ध्यान रखना बाउंड्री के अंदर जो भी कुछ होगा इस पर्टिकुलर बाउंड्री को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। और अगर इस बाउंड्री के बाजू में, उसी के आगे अगर आपको एक और बाउंड्री दिख रही है तो इस पर्टिकुलर बाउंड्री को कहा जाता है सेल वॉल। ठीक है, इस पर्टिकुलर बाउंड्री को क्या कहा जाता है, सेल वॉल। आखिर दोनों ही बाउंड्रीज हैं, ठीक है, लेकिन जो अंदर वाली होती है उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और बाहर वाली को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। अभी जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हर चीज़ किसी ना किसी केमिकल से बनी होती है। इवन तुम्हारी स्किन की जो चमड़ी है ये भी एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड ही तो है। हमारी स्किन प्रोटीन से बनी होती है, हमारे बाल एक प्रकार के प्रोटीन से बने हुए होते हैं, हमारा ब्लड खुद एक प्रकार का केमिकल है। तो इनडायरेक्टली हर चीज़ें कैसी होती हैं, केमिकल से तो बनी हुई रहती हैं। तो ये जो सेल वॉल के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये पाई किस में जाती है, ये पाई प्लांट्स में जाती है। लेकिन अगर कोई इनसे हम लोगों इनका कंपोजिशन पूछ लेगा कि ये पर्टिकुलर सेल वॉल किस चीज़ से बनी हुई है, तो कंपोजिशन के नाम पर हम ये कह सकते हैं कि सेल वॉल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल से बनी होती है जिसका नाम होता है लिग्निन। ये लिग्निन का नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे की आने वाली क्लासेस में, ये टिश्यू वाली क्लास में आपको ये लिग्निन वर्ड का इस्तेमाल बहुत ज़ोरों शोरों से करना है। और एक होता है पैक्टिन, लिग्निन एंड पैक्टिन, और भी कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, इनसे आपकी वो पर्टिकुलर सेल वॉल कंपोज होती है। ठीक है, ये कंपोज होती है। एंड जनरली जो लोग सेल वॉल के बारे में कहते हैं कि जो सेल वॉल होती है एज कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एज कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन, ये कैसी होती है, टफ होती है उससे, और क्या होती है, रिजिड होती है। रिजिड का मतलब कड़क, ठीक है, रिजिड का मतलब कड़क। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, लुचुर पुचुर होती है, थोड़ा सा इलास्टिक बैंड के जैसी, है ना, रबर बैंड के जैसी। बट ये जो आप लोगों का सेल वॉल है ये टफ होती है, ये रिजिड होती है। ये कहानी होती है सेल वॉल की। ठीक है, ये कहानी होती है सेल वॉल की। और अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूँ तो सेल मेम्ब्रेन, देखो ऐसा नहीं है कि नहीं मैडम प्लांट्स में ना सेल वॉल होती है तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपके प्लांट्स में भी पाई जाती है और एनिमल्स में भी पाई जाती है। बस फ़र्क इतना होता है कि अगर आप प्लांट्स की बात करते हो तो प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको क्या मिलती है, सेल वॉल भी मिलती है। मतलब पहले आपको क्या मिलेगी, पहले आपको क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे होगी सीएम, और सीएम के बाहर क्या होगा आपका सीडब्ल्यू, दोनों चीज़ें होंगी। लेकिन अगर तुम बातचीत करते हो किसकी, एनिमल्स की बातचीत करते हो, तो एनिमल्स के केस में आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलता है, सेल मेम्ब्रेन दिखता है। एनिमल यानी कि हम लोग भी, ठीक है, हमारी बॉडी में हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगी, हमारी बॉडी में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या फिर मैं कहूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये देखने को मिलेगी। उसके आउटर में और कुछ नहीं होता, यही एक आखिरी बाउंड्री होती है। ठीक है, यही आखिरी बाउंड्री होती है। और अगर कोई हमसे ये पूछेगा कि अच्छा चलो ठीक है, आप एक बात कम से कम इतनी बता दो कि ये सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से कंपोज होती है, ठीक है, अगर किसी ने ये पूछ लिया कि सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है, मतलब किस केमिकल से बनी है, किस चीज़ से बनी है, तो आपकी जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये किससे बनी हुई होती है, लिपिड से और प्रोटीन्स से। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने क्या बताया वो किससे बनी हुई होती है, आप लोगों को नाम लिख के दिया था, मैंने कहा था याद रखना, लिग्निन एंड पैक्टिन। तो यहाँ पे ये किससे बनी होती है, लिपिड से बनी हुई होती है, और साथ ही साथ में किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन से बनी हुई होती है। अगर इमेजिन करिए सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो सेल का शेप मेंटेन नहीं हो पाता। मतलब अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि सेल मेम्ब्रेन का आखिर फंक्शन क्या है, क्या नीड थी हम लोगों को सेल मेम्ब्रेन की, तो जो सबसे पहली नीड है हमको सेल मेम्ब्रेन की वो ये है कि पहली बात तो सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये उस सेल को, उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे हम जब घर बनाते हैं, हम घर में दीवारें क्यों बनाते हैं, छत क्यों बनाते हैं, हम खुले आसमान में क्यों नहीं रहते,
क्योंकि जो सनलाइट है, एयर है, वाटर है, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर जो है, ताकि उस एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर से वो पर्टिकुलर चीज़ हमको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए तो हम लोग घर में दीवार वगैरह बनाते हैं ना। तो वैसे ही सेल के अंदर भी बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती है आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें उस सेल वॉल के अंदर होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, सेल के अंदर क्या होता है। बट जो भी होता है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, आपके सेल मेम्ब्रेन का होता है। सेल वॉल भी प्रोटेक्ट करती है। अब जैसे हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं है, तो क्या हमारे सेल्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे? सेल मेम्ब्रेन का भी काम प्रोटेक्शन होता है, सेल वॉल का काम भी प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। सेल वॉल का काम में भी प्रोटेक्शन होता है। खैर, तो अभी अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूँ तो इट इज़ यूजफुल फॉर व्हाट, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन करने के जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स का मतलब सेल के अंदर के कंपोनेंट्स, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, जो भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे उन सारे सेल ऑर्गेनल्स की प्रोटेक्शन के काम का काम कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। अगर किसी भी चीज़ को आप बाउंड्री दे दो तो बाउंड्री देने से क्या होता है, उसकी एक परफेक्ट शेप आ जाती है। अगर आप बाउंड्री नहीं दो, है ना, तो उसको एक परफेक्ट शेप नहीं मिलेगी। वो किसके जैसा हो जाएगा? अमीबा के जैसा हो जाएगा, एरी गैरी किसी भी शेप का, है ना। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को एक परफेक्ट शेप देनी है तो आपको उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसको एक आउटर बाउंड्री देनी पड़ती है। फिर चाहे तो आप उस आउटर बाउंड्री के अंदर फिर जितना डेकोरेशन करना है कर लो। तो एक्चुअली में ये प्रोटेक्शन करने के अलावा उस सेल की जो शेप होती है उस शेप को ये मेंटेन करने के भी काम में आता है। मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल, जो सेल है जिस भी शेप का है, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि बॉडी के किस किस ऑर्गन्स के कौन कौन से टाइप के जो सेल्स होते हैं कौन कौन से शेप के होते हैं, तो उन सारी शेप को मेंटेन करने का भी काम करता है, ठीक है। और इवन जो भी खाना खाते हो, तुम्हारा खाना तो पेट में जाता है ना। तुम जो ऑक्सीजन लेते हो वो ऑक्सीजन तो ब्लड में चली जाती है, तो ब्लड से वो ऑक्सीजन निकल के तुम्हारे बाकी बॉडी पार्ट्स के सेल तक कैसे पहुंचती है। तुम्हारे पेट में जो खाना है वो पर्टिकुलर खाना, ठीक है, तुम्हारे पेट से निकल के तुम्हारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचता है, उसे एनर्जी कैसे मिलती है। सेम वही बातचीत पानी के लिए भी। सिमिलरली तुम जो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना, जिससे तुम्हारी लाइफ बहुत ही स्मूथली चलती है। अब तुम्हें डाउट आएगा हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो वो 10th क्लास के लिए वेट करो। तो जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो किस तरीके से तुम्हारी पूरी बॉडी में फैलते हैं बताओ। तो ये जो पूरा काम होता है ये सारा काम इसी सेल मेम्ब्रेन के वाया होता है। अब डाउट आएगा कि मैम सेल मेम्ब्रेन कैसे करती होगी यार सारा काम। तो हम एक प्रोसेस समझेंगे जिसका नाम होगा डिफ्यूजन, एक प्रोसेस समझेंगे जिसका नाम होगा ऑस्मोसिस। तो ये जो दो प्रोसेस होती हैं, डिफ्यूजन और एक होती है ऑस्मोसिस, तो इसमें से ये जो ऑस्मोसिस नामक ये जो प्रोसेस है, ये ऑस्मोसिस के थ्रू ऑस्मोसिस एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है। जैसे डिफ्यूजन आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, वो एक प्रोसेस है, बट वो गैस पार्टिकल्स में बहुत अच्छे तरीके से होती है ना। खैर, तो जैसे डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, ऑस्मोसिस भी एक प्रोसेस है। ऑस्मोसिस के थ्रू एंड वाया दिस मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन के वाया क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, वाटर का, न्यूट्रिएंट का, ऑक्सीजन का, हॉर्मोन्स का, हर एक चीज़ का। इवन सेल के अंदर अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, सेल के बाहर निकाला जाता है। तो वो सेल के बाहर कैसे निकलेगा, इसके लिए भी कौन होती है, सेल मेम्ब्रेन ही जिम्मेदार होती है। सेल मेम्ब्रेन उसको क्या करती है, बाहर निकालने का काम करती है, राइट। अब जैसे तुम्हारा घर है, घर के मान लेते हैं अंदर कभी इतनी तेज़ बारिश हुई कि पानी भर गया, तो क्या तुम्हारी दीवारों से वो पानी अपने आप बाहर चला जाएगा? क्या नहीं। बट सेल मेम्ब्रेन के साथ ऐसा होता है, सेल वॉल के साथ ऐसा होता है। वो लोग क्या करते हैं, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, हॉर्मोन्स को, एक्सेट्रा टाइप की चीज़ों को सेल के अंदर भी आने देते हैं और सेल के बाहर भी जाने देते हैं। कैसे जाने देते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। वो ऑस्मोसिस नामक पर्टिकुलर प्रोसेस हम पढ़ेंगे, बट ऐसा होता है, वो ये करते हैं।
लेकिन क्या वो हर चीज़ को अंदर जाने देते हैं? क्वेश्चन। जैसे पहले तो हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया, खैर, कि सेल मेम्ब्रेन का ये फंक्शन है, मैं बताऊंगी कैसे करते हैं, बट पहले अभी बातचीत जो चल रही थी उस पर करते हैं। प्रोटेक्शन करते हैं, शेप को मेंटेन करने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करते हैं, यही सारे काम बेसिकली सेल वॉल भी करती है ना, यही सारे काम सेल वॉल भी करती है, बल्कि सेल वॉल ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है। अगर मान लेते हैं तुमने किसी एक चीज़ को पन्नी से क्या किया है, बांध दिया है, और किसी एक चीज़ को बहुत बड़े बॉक्स में बांध के रखा है, तो बॉक्स मान लो बहुत मोटा है, तो वो मोटा उस पर्टिकुलर चीज़ को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा और पतली सी पन्नी नहीं कर पाएगी। तो जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल का भी फंक्शन बेसिकली प्रोटेक्शन ही है। अब हमारी बॉडी के सेल में सेल वॉल नहीं है तो क्या करें हम, लेकिन जिनके पास सेल वॉल है, ठीक है, उन सेल वॉल की जो, उन सेल्स की जो प्रोटेक्शन है, उनको का काम कौन करता है, सेल वॉल करता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है, तो वहाँ पर जिनके भी बॉडी में सेल वॉल होती होगी उनकी भी बॉडी में ये शेप को मेंटेन करने का काम करता है। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सेल वॉल जो है, उस पर्टिकुलर सेल वॉल के क्या फंक्शंस हैं, तो मैं ये कहूँगी कि पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन जो मैंने ऊपर लिखवा कर दिया है, ये तीनों ही फंक्शन किसके हैं, सेल वॉल के। इसके अलावा और भी काम करता है सेल वॉल, ठीक है। ये एक्चुअली सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, वो पर्टिकुलर सेल वॉल में जाकर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं किस में, आप लोगों के सेल वॉल में। प्लांट फिर बाद में उस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करता है खुद की डेवलपमेंट के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो वो स्टोरेज के जैसे भी काम करती है। तो अभी सेल वॉल और अगर सेल मेम्ब्रेन दोनों के ऑलमोस्ट सेम फंक्शन है, तो ये बताइए कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या कोई डिफरेंस है क्या? तो देखो, एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि सेल वॉल प्लांट्स में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाएगी, बैक्टीरिया में पाई जाएगी, अलगी में पाई जाएगी, बट हमारे जैसे एनिमल्स उनमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैडम क्या सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स के अंदर होती है? देखो, जिसके अंदर सेल वॉल होती है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है, मतलब पहले सेल मेम्ब्रेन देन सेल वॉल। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा तेरे पास सेल वॉल है लेकिन सेल मेम्ब्रेन नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है प्लांट का, और सेल मेम्ब्रेन इनर मोस्ट होता है, मतलब इनर। हमारे एनिमल में आउटर चीज़ होती है सेल मेम्ब्रेन, बात खत्म। और जो प्लांट होते हैं, प्लांट के इसमें इनर कौन होता है, सेल मेम्ब्रेन, और आउटर कौन होती है, सेल वॉल। बाकी मैंने तुम्हें कंपोजिशन बताया कि सेल वॉल पैक्टिन से बनी होती है, लिग्निन से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं। अकेला पैक्टिन या अकेला लिग्निन रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके कंपोजिशन के लिए, और भी बहुत सारे हैं, बट मैंने सिर्फ तुमको पैक्टिन बताया है और लिग्निन बताया है, और खैर सेलुलोज ज़्यादा याद रखने की नीड नहीं है तुम्हें। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन्स से बनी हुई होती है, लिपिड से बनी हुई होती है, कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है। जो आपकी सेल वॉल होती है, ठीक है, वो आप लोगों की जो सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है, मोटी, और साथ ही साथ में कड़क भी होती है, ठीक है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है तो पतली सी होती है और काफ़ी नाजुक होती है, वो डेलिकेट होती है। सेल वॉल का क्या काम होता है, उस पर्टिकुलर सेल को प्रोटेक्ट करना, सेल मेम्ब्रेन का भी वही काम होता है। खैर, बस यही हम लोगों की बातचीत थी। तो इसके रिलेटेड डिस्टिंग्विश माइट भी पेपर में पूछा जाए कि बताओ करके कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिस्टिंग्विश है, तो उसके नोट्स मैं दूंगी ताकि तुम उसको अपनी कॉपी में लिख सको। बट मोटा मोटी तौर पर सेल वॉल प्लांट्स में ही पाई जाएगी, कुछ हद तक फंजाई में, बैक्टीरिया में, अलगी में, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं एनिमल्स वाले लोग, इनके अंदर कभी भी क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये दोनों के दोनों हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, इनके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं ये एक तरीके से, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। अगर ये सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन लेट से किसी भी सेल में अगर नहीं हुई, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सेल के अंदर का जो मटेरियल है या दूसरे जो सेल ऑर्गेनल्स है,
ये सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो सकते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन सेम है, नहीं है भैया। सेल वॉल थिक होती है, रिजिड होती है, सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। सेल वॉल लिग्निन से बनी है, पैक्टिन से बनी है, चिटिन से बनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी है, प्रोटीन से बनी है। सो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। ये क्या होता है, एक डिफरेंस होता है, बराबर। अच्छा, अब लेकिन एक बहुत ही अच्छी, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात ये बताती हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर कोई तुमसे ये पूछे कि हमारा जो सेल होता है, सेल जैसे अब मान लेते हैं कोई मुझसे पूछेगा मैडम आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो क्या डेड ऑर्गेनिज्म हो, मतलब लिविंग हो कि नॉन लिविंग हो, तो मैं क्या कहूँगी, यार मैं लिविंग हूँ। अगर मैं लिविंग हूँ तो मेरी आइज भी लिविंग है, अगर मैं लिविंग हूँ तो मेरी नोज भी लिविंग है, अगर मैं लिविंग हूँ तो मेरा हार्ट भी लिविंग है। तो इनडायरेक्टली हमारी पूरी की पूरी बॉडी एक लिविंग है। तो बॉडी बनी किससे है, बॉडी सेल से बनी हुई है। तो सेल भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हुआ ना, सेल भी क्या हुआ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हुआ। बट क्या सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, बराबर, बट जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सेल के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, क्या वो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स भी, ठीक है, क्या वो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स भी सारे के सारे लिविंग होते हैं क्या, क्या वो पर्टिकुलर कंपोनेंट सेल के सारे लिविंग होते हैं क्या, तो नहीं, सेल के सारे कंपोनेंट्स लिविंग नहीं होते। अरे ऐसे कैसे, हमारी तो पूरी बॉडी लिविंग है, तो सेल के तो फिर सारे कंपोनेंट्स लिविंग होने चाहिए, तो नहीं, सेल के सारे कंपोनेंट्स लिविंग नहीं होते। उसमें से ये जो हमने आज टॉपिक पढ़ा ना, सेल वॉल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। सेल वॉल आप लोगों का एक डेड पार्ट है, ठीक है। सेल वॉल कैसा है, एक नॉन लिविंग पार्ट है, ध्यान रखना। कई बार पेपर में एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है कि हमने आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स के नाम दिए, इनमें से कौन डेड है, इनमें से कौन लिविंग है। तो हमें क्या लगता है, अरे सेल की तो बात कर रहे हैं, तो सेल में तो सब कुछ लिविंग होना चाहिए, बट नहीं, सेल में सब कुछ लिविंग नहीं होता है। अगर किसी पर्टिकुलर सेल के पास सेल वॉल है, अगर किसी पर्टिकुलर सेल के पास सेल वॉल है, तो वो पर्टिकुलर सेल वॉल डेड होती है, वो डेड होती है। ये बात अलग है कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, बट सेल वॉल एक डेड चीज़ होती है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेड होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे उनको। लेकिन आज की क्लास में जो हमने सबसे पहले पढ़ा वो क्या पढ़ा, कि सेल वॉल डेड होती है। दूसरी चीज़, मैडम हमने आज की क्लास में ये भी तो पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन, क्या सेल मेम्ब्रेन भी डेड होती है? नहीं, सेल मेम्ब्रेन डेड नहीं होती। आप चाहे उसको सेल मेम्ब्रेन कहो या आप उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो, दोनों एक ही बात है। सेल मेम्ब्रेन एक सेल का लिविंग पार्ट है, वो जिंदा है, ठीक है, वो एक जिंदा पार्ट है, ठीक है। वो कैसा पार्ट है, बोलो, एक जिंदा पार्ट है, वो डेड नहीं होता है, ठीक है, वो डेड आप लोगों का नहीं होता, दैट्स ऑल। तो ये हमारी कहानी थी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। एक ही चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, बाउंड्री इज़ बेसिकली नोन एज मेम्ब्रेन, ठीक है, बाउंड्री इज़ बेसिकली नोन एज मेम्ब्रेन। आगे की क्लास में आप एक टॉपिक और पढ़ने वाले हो, चलो ये टॉपिक मैं अभी पढ़ा देती हूँ। दैट टॉपिक इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर मैं, हाँ, इस टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ की बाउंड्री को आप मेम्ब्रेन कहते हो, बस इतना ध्यान रखना। ज़रूरी नहीं है कि मैडम सेल वॉल ही दुनिया में इकलौती चीज़ है, ऐसा नहीं है। सेल वॉल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी सबकी, हर चीज़ की कुछ ना कुछ क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं, बट सबकी कुछ ना कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं। बट उसमें एक बात हमको याद रखना है, वो ये कि किसी भी चीज़ की जो बाउंड्री है, उस पर्टिकुलर बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। उस पर्टिकुलर बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, बढ़िया है। अब ये जैसे मान के चलो एक सेल है आपके पास, मान के चलिए आपके पास एक सेल है, मान के लो मैंने ये एक सेल बना लिया। यूजुअली सेल को हम लोग सर्कुलर शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार सेल की शेप सर्कुलर ही हो, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस नामक चीज़ होती है। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, या मैं कल सिखाऊंगी ना न्यूक्लियस क्या होता है, बट अब याद रखिए ये न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस की जो ये बाउंड्री आपको दिख रही, पहली बात तो ये न्यूक्लियस है,
और अगर मैं पूछूंगी ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है तो आप क्या बोलोगे कि मैम ये बाउंड्री है। मैं पूछूंगी किसकी बाउंड्री है तो तुम ये जवाब नहीं दोगे मैडम ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है ना, तुम यही जवाब दोगे कि मैडम ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है। तो इसी न्यूक्लियस की बाउंड्री को हम मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, लेकिन इसके मेम्ब्रेन के आगे हमको एक वर्ड लगाना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ताकि जो सामने वाला इंसान ठीक है पढ़ रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक को उसको ये समझ में आए नाम पढ़कर कि अच्छा ठीक है ये मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अच्छा मतलब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, उसको ताकि ये समझ में आए। ठीक है, उसको ये टॉपिक ताकि समझ में आए। तुम अगर सिर्फ इतना बोल दोगे मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन से किसी भी चीज को यही लगेगा, किसी भी इंसान को यही लगेगा मेम्ब्रेन का मतलब होता है बाउंड्री। बट अगर तुम स्पेसिफाई करोगे, ठीक है, अगर तुम स्पेसिफाई करोगे कि अच्छा ये मेम्ब्रेन, अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अच्छा मतलब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन का वही एक ही मतलब होता है बाउंड्री। ठीक है, अच्छा अगर मान लेते हैं कल को मैं बोलूँगी जस्ट इमेजिन मैंने एक नाम रख दिया ABC, ABC एक पर्टिकुलर चीज़ है, तो उस ABC जैसी कोई भी पर्टिकुलर चीज़ की जो बाउंड्री होगी, उस ABC जैसी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की बाउंड्री को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग ABC मेम्ब्रेन कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे ABC मेम्ब्रेन कहेंगे। सो मेम्ब्रेन मीन्स बाउंड्री। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन आपसे बहुत फेमस तरीके से पूछा जा सकता है कि आप सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का डिस्टिंग्विश करिए। ठीक है, ध्यान रखना ये पूछा ही जाएगा, वो इसीलिए क्योंकि सबको लगता है, मतलब मैक्सिमम लोगों को लगता है दोनों तो सेम है, बट दोनों सेम नहीं है। कैसा है, जैसे अगर मैं पहले पॉइंट ऑफ डिस्कशन के बारे में बात करूँ तो ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है प्लांट के सेल्स में, कुछ हद तक फंजाई में भी पाई जाएगी, बैक्टीरिया में भी, बट प्लांट सेल्स में। और सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये दोनों में पाई जाती है। दोनों का मतलब ये प्लांट के सेल्स में भी पाई जाएगी और साथ ही साथ में एनिमल सेल्स में भी पाई जाएगी। ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो आउटसाइड होती है, मतलब एकदम आखिरी, जो उस पर बाद में बात करते हैं। जो सेल वॉल होती है मैंने अभी अभी ऊपर बताया कि ये एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है, और जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसा कंपोनेंट है, सेल का लिविंग कंपोनेंट है। सेल वॉल के बारे में मैं ये बता चुकी हूँ कि ये रिजिड होती है। ठीक है, कई कई केस में तो बहुत रिजिड होती है। जो नारियल देखे हो, नारियल फोड़ते हैं हम लोग, वो नारियल की जो आपको ब्राउन ब्राउन कलर का दिखता है वो बेसिकली उसकी सेल वॉल है। सोचो उसकी सेल वॉल कितनी रिजिड है। अखरोट, उसकी सेल वॉल देखो कितनी रिजिड है ना। तो कई फ्रूट्स में, कई प्लांट सेल्स में ये सेल वॉल रिजिड हो सकती है, बट कई केस में नहीं भी हो सकती। लेकिन जो भी होगी सेल मेम्ब्रेन से तो ज़्यादा ही रिजिड होगी, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो रिजिड नहीं होती है। वो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल। बस इतना याद रखो। ठीक है, अच्छा, और एक चौथा पॉइंट ये याद रखना है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल, मतलब किसी भी सेल का जो सबसे आखिरी हिस्सा होता है वो चीज़ सेल वॉल है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो आखिरी नहीं है। अगर एनिमल की बात कर रहे हो तो आखिरी है, लेकिन अगर प्लांट की बात कर रहे हो तो सेकंड लास्ट है। ठीक है, तो प्लांट की बात कर रहे हो तो सेकंड लास्ट है। तो अगर एनिमल सेल्स की बात की जा रही है तो एनिमल सेल्स में जो आखिरी चीज़ होती है या जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, उसी आउटर मोस्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन अगर आप प्लांट सेल्स की बात कर रहे हो तो आउटर मोस्ट तो सेल वॉल हो गई, तो जो सेकेंड आउटर मोस्ट है, मतलब आउटर मोस्ट के अंदर वाली, उस सेकेंड आउटर मोस्ट वाली चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आपका सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। डन, बस खत्म कहानी। तो आज की क्लास में हमने सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन क्या होता है इस पे बातचीत की। कल की क्लास में हम थोड़ी और बातचीत करेंगे। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेसिकली वो रहने वाला है आपकी ऑस्मोसिस नामक इस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझना कि आखिर ऑस्मोसिस क्या है। जब तुम वो ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस समझ लोगे ना, तो यहाँ पे हम लोग डिस्टिंग्विश में एक 5वां पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। वो मैं कल जब ऑस्मोसिस पढ़ाऊँगी कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अच्छा इसको ऑस्मोसिस कहते हो। और डिफ्यूजन तो आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के रखा है। डन, तो बस खत्म हो गई। डिफ्यूजन आपने पढ़ा है, ऑस्मोसिस यहाँ बायोलॉजी में पढ़ लेंगे। और इस ऑस्मोसिस वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि एनसीईआरटी के चैप्टर के एंडिंग में जो एक्सरसाइज है उसी में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं।
ठीक है, तो कल का टॉपिक क्या है, ऑस्मोसिस को पढ़ना कि ऑस्मोसिस क्या है, या उससे रिलेटेड जो अदर टर्म्स हैं उनको समझना। फिर जब तुम ऑस्मोसिस समझ जाओगे तो फिर हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, अदर चीज़ों को भी पढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, अदर सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को फिर धीरे धीरे एक एक करके पढ़नी है। ठीक है, चलो राइट नाउ अभी आज की क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे।